गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी गर्मियों की छुट्टियों के बाद में फर्स्ट वीडियो है। आज हम करेंगे हिस्ट्री लेसन सेकंड, नए राजा और उनके प्रभुत्व। ये सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर हम 700 से 1200 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से राजवंश आए थे और किस प्रकार उन्होंने शासन किया था। हम इस लेसन का बैकग्राउंड ही करेंगे और आपको ये पढ़ना है। तो उत्तर भारत में राजनीतिक विकास जो है 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक चला था और 8वीं सदी का जो प्रारंभ का जो समय था वो परिवर्तन का समय था। भारतीय इतिहास के जो मध्य युग था, इसके दौरान उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग व दक्षिणी भाग के एक दूसरे के संपर्क में आए थे और जो विंध्य पर्वत था उसने उत्तरी व दक्षिणी भाग को दो भागों में विभाजित किया था। प्रारंभिक मध्य युग में उत्तर व दक्षिण भारत एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में थे। इसके अनेक कारण थे। पहला ये कारण था कि जो अनेक शासक थे वो गंगा के समतल तट पर तथा विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में उनका प्रभाव था। और दूसरा कारण यह था कि भारत के जो उत्तर भारत का जो ब्राह्मण के जो भाग थे ना, जो ब्राह्मणों के नियंत्रण में था, उन्होंने वहाँ पर उनको आमंत्रित किया था और उन्हें वहाँ बिना किसी टैक्स के भूमि प्रदान की थी। और जो तीसरा था, दक्षिण भारत के हिंदू भक्ति आंदोलनों का प्रभाव भी उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। तो इस काल के अंदर तीन शक्तियाँ थी, प्रमुख रूप से उभर के सामने आई थी। पहली थी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों शक्तियों ने कनौज पर नियंत्रण को लेकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा थी और तीनों में से एक दूसरे यानी तीनों ही कनौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। और इसी कारण इन तीनों शक्तियों में कनौज के दस्यों के लिए त्रिखंड संघर्ष बना था। इसी संघर्ष ने इन तीनों राजवंशों को कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि ये कनौज पर शासन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहे और ये समाप्त हो गए। बाहर की आगे की शक्तियाँ आके उनको कमज़ोर कर दिया था। तो पहला वंश आता, हम इसके तीनों वंशों में पहला वंश पढ़ते हैं पाल वंश का। पाल वंश का जो शासक था, इन्होंने 400 वर्षों तक शासन किया था। इन्होंने बंगाल व बिहार पर लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। इनमें से जो धर्मपाल था वो एक साहसी सेनापति और चतुर राजनीतिज्ञ था और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गंगा के मैदानों तक किया था। इन्होंने कनौज तथा उड़ीसा और असम के कुछ भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो पाल था, धर्मपाल, बौद्ध धर्म का गौर उपासक था। इन्होंने बुद्ध शिक्षा, साहित्य और चित्रकारी को खूब प्रोत्साहन दिया था और इनका व्यापार था वो दक्षिण एशिया के देशों तक फैला हुआ था। इन्होंने 9वीं शताब्दी के अंदर गुर्जर प्रतिहारों को हराकर मगध पर तथा उत्तर बंगाल पर कब्जा कर लिया था और इन्होंने 11वीं शताब्दी में पालों को चोलों के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा और इन्होंने बंगाल को गंवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय इसी काल का शिक्षा का केंद्र था। नालंदा के बाद विक्रमशिला का स्थान दूसरा रहा था। यहाँ पर अध्ययन वगैरह करवाया जाता था। दूसरा काल आता है इसके अंदर राजपूत काल। मध्य युग के बाद राजपूतों का मुख्य
किरदार था। 9वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने अपने प्रभुत्व की स्थापना की थी और 400 वर्षों तक ये इतिहास को प्रभावित करते रहे थे। यह इसीलिए इस काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजपूतों के अंदर भी एक कमी थी, वे भी आपसी युद्धों के अंदर व्यस्त रहते थे और उन्हें निरंतर होने वाले युद्धों ने इनको कमज़ोर बना दिया था। जो विद्वान थे उनके अनुसार इनकी उत्पत्ति से संबंधित अनेक मत हैं। राजपूत शब्द का वास्तविक अर्थ होता है राजा का पुत्र। इस बात का दावा भी किया जाता है कि जो क्षेत्रीय जाति राम के सूर्यवंशी सूर्य परिवार तथा कृष्ण के चंद्रवंशी परिवार से इनका उदय हुआ माना जाता है। आगे आता है गुर्जर प्रतिहारवाद। इस वंश ने 725 से 1018 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन इस राज्य के विच्छिन्न होने से शक्ति का केंद्र बने थे। इन्होंने कनौज पर अपना अधिकार जमा लिया था। प्रतिहार वंश राजा भोज के शासनकाल में अधिक शक्तिशाली हो गया था और इनका साम्राज्य कश्मीर से नर्मदा नदी से लेकर कठियावाद से बिहार तक फैला हुआ था और इन्होंने कनौज पर अधिकार करने में ये सफल रहे थे और जब तक उन्होंने शासन किया कनौज उनकी राजधानी रही थी। आगे आता है नंबर 4 पे चाहमान वंश। चाहमान वंश भी 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन में रहा था। इनकी अनेक शाखाएं थी। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, मारवाड़ आदि छोटी छोटी रियासतों में इन्होंने शासन किया था। यह वंश उस कालखंड के राजपूत वंशों में से एक प्रमुख वंश था। चाहमानों ने जयपुर के निकट एक सांबर झील से संबंध रखते थे। ये 11वीं शताब्दी में इन्होंने अजयमेरु अजमेर नामक नगर की स्थापना की थी और 12वीं शताब्दी में इनका दिल्ली का पुराना नाम पर कब्जा हो गया था। यानी 12वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था। आगे आता है भारत पर तुर्क आक्रमण। कि भारत पर तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था उसके अंदर क्या कुछ हुआ था इसके बारे में आपको बता रही हैं। तुर्क सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले थे। वे अरब के निवासी थे। वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए थे और वे बगदाद के खलीफा के सेवक के जागीरदार थे। खलीफा कमज़ोर पड़ गए तब ये स्वतंत्र अस्तित्व में आने लग गए। जो बगदाद के खलीफा अरबों से ज़्यादा आक्रामक और शक्तिशाली महत्वाकांक्षी थे। इसके अंदर प्रमुख राजवंश आते हैं मोहम्मद गजनी के आक्रमण। मोहम्मद गजनी प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था और वह अपने शासन पर 998 ईस्वी में शासन पर बैठा था। उसने एशिया के बड़े क्षेत्र पर एक छत्र राज्य का सपना देखा था कि मैं वहाँ पर एशिया के ऊपर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। इसके लिए उसने धन और सेना की बड़ी आवश्यकता थी और अपने 25 वर्ष के शासनकाल में उसने 1025 ईस्वी तक भारत पर उसने 17 बड़ा आक्रमण किए थे और विशेष आक्रमण उसका सोमनाथ के मंदिर का था। उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और वहाँ पर जो भी संपत्ति थी वो घोड़ों पर लाद के ले गया था और उसने सोमनाथ के जो मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के कारण संपूर्ण भारत उत्तर पश्चिम भारत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। संपूर्ण भारत को उसने हिला के रख दिया था। आगे आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद और गौर का मोहम्मद गजनी के शासन पर आसीन हुआ था। मोहम्मद गौरी भारत को लूटने के अतिरिक्त यहाँ पर वो स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसके आक्रमण सुनियोजित थे और जैसे ही वह किसी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था तो वह वहाँ के जो एक सरदार शासन कार्यों के लिए नियंत्रित कर देता था। उसके आक्रमणों ने विंध्य पर्वत और उत्तरी क्षेत्र में तुर्क सल्तनत को कोई स्थायी नींव रख दी थी।
मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में हुआ था। उसने मुल्तान पर आक्रमण किया और अपने कब्जे में उसे कर लिया था। 1178 ईस्वी में गौर ने पुनः गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ पर अधिकार के उद्देश्य से आक्रमण किया था उसने कि मैं गुजरात पर अधिकार कर लूँगा। गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने उसे अहिलाड़ा के युद्ध में करारी शिरकत दी और उसे हरा दिया था। आगे आता है त्राइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी के पंजाब के अधिकार तथा गंगा के दोआब क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए कदमों में उसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से सीधे युद्ध में खड़ा कर दिया। वह गौरी का घोर शत्रु था, वह उसे मोहम्मद गौरी को हराना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान को कनौज के जयचंद के अतिरिक्त उत्तरी भारत के अधिकांश राजाओं का सहयोग प्राप्त था। त्राइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना भाग खड़ी हुई तथा गौरी ने मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। 1192 ईस्वी में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था और यह एक भारतीय इतिहास के अंदर एक अहम मोड़ साबित हुआ था। मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में बड़ी सावधानी से लड़ाई की थी। पृथ्वीराज के अनुसार यह युद्ध गौरी की लूट के उद्देश्य से किया गया था। कई राजाओं ने अपनी सहमति से युद्ध के लिए भेज दी थी। कनौज के शासक जयचंद ने समय पृथ्वीराज से दूर रखा। तुर्क व राजपूत फौज एक बार पुनः युद्ध के लिए मैदान में थी। हालांकि भारतीय फौज संख्या से अधिक थी, किंतु तुर्क फौजें संख्या में कम होते हुए भी योजना के अनुसार संगठित थी। इस प्रकार त्राइन और चंदावर के युद्धों ने उत्तरी भारत में तुर्क शासन स्थापित कर दिया। मोहम्मद गौरी की 1200 ईस्वी तक मृत्यु हो गई थी और उसके अधिकार में आई भारतीय क्षेत्र का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार में आ गया था। आगे आता है गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी का तुलनात्मक अध्ययन। ये इतिहास के दो महत्वपूर्ण आक्रमणकारी थी। इनके लक्ष्य अलग अलग थे, परिणाम स्वरूप इनके जो परिणाम थे वो भी अलग अलग रहे थे। मोहम्मद गजनी का इरादा भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, उसका मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, जबकि मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य भारत में तुर्क साम्राज्य स्थापित करना था। एक योद्धा व सेनापति के रूप में गजनी का जो मोहम्मद गौरी से अधिक सफल रहा था। आगे आता है दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास। 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक था। इसके अंदर राष्ट्रकूट वंश पहले आया था। राष्ट्रकूट दक्कन पे अधिक शासन था उनका। ये मूलतः महाराष्ट्र के लातूर से थे। इनके वंश की स्थापना अलीचपुर बरादर से हुई थी। एक समय में ये बादामी के चालुक्यों के जागीरदार थे। जब उत्तरी भारत पर प्रतिहारों तथा पूर्वी भारत पर पालों का शासन था ना, तब राष्ट्रकूट शासन में थे। उनका उदय दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग से माना जाता है। दंतीवर्मन ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की तथा शोलापुर के निकट मालखेद को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये था आज का हमारा विश्लेषण का फर्स्ट वीडियो। आज आपको पेज नंबर 115 तक आपको इसको पढ़ना है और ढंग से इसको समझना है। सेकंड वीडियो के अंदर हम इसके कुछ पढ़ने वाला वो भी इसके बारे में बता देंगे आपको और इसके क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।